हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कई सारे विद्यार्थियों की कमेंट थी कि सर हमें प्रत्येक चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो बता दीजिए ताकि मैं परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो। तो उन्हीं रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज से हम कक्षा 9 विज्ञान विषय के सभी अध्यायों के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस का द्रव में जो परिवर्तन है वो संघनन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संघनन के नाम से जाना जाता है। अगला, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो उस बल को क्या कहते हैं? अंतराणु आकर्षण बल कहते हैं। अगला, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाता है। यानी जिसके कारण इत्र क्या है, एक प्रकार का गैसीय माध्यम है, उसकी गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है विसरण। अगला, निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण है। पदार्थ के दो मौलिक गुण धर्म क्या होते हैं कि प्रत्येक द्रव्यमान का कुछ न कुछ प्रत्येक पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो क्या घेरती है? जगह घेरती है। यानी द्रव्यमान और आयतन, ये किसी भी पदार्थ के दो मौलिक गुण है। अगला, किसकी संपीड़ितता सबसे कम है। तो संपीड़ितता का मतलब होता है दाब लगाकर कणों के बीच की दूरी को कम करना, कणों को पास पास में लाना। तो ठोसों के अंदर सबसे कम संपीड़ितता पाई जाती है, क्योंकि ठोस पदार्थों के कणों के बीच में लगने वाला जो अंतराणु आकर्षण बल है वो बहुत ही अधिक होता है, और इस कारण उनके कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही कम होती है। इस कारण इनमें संपीड़ितता का गुण बहुत ही कम पाया जाता है। अगला, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। आप सब जानते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? शीतलता या ठंडक उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ की दो महत्वपूर्ण विशेषता है कि पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वो कुछ न कुछ जगह घेरता है। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है, सन है, ये एक मन की भावना है, ये किसी भी प्रकार का कोई पदार्थ नहीं है। अगला, शुष्क बर्फ क्या है? ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला, किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो देखो, आपने सूत्र पढ़ा होगा D = m/v, यानी घनत्व बराबर मास यानी द्रव्यमान बटे में आयतन। तो यदि आयतन एक हो जाए, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो घनत्व है वो द्रव्यमान के बराबर होगा। इसका उत्तर होगा घनत्व। अगला, एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर उसके जल के स्तर में कोई फर्क परिवर्तन नहीं होता है, तो चीनी के कण कहाँ जाते हैं। तो आप सब जानते होंगे कि जल क्या है, एक प्रकार का द्रव माध्यम है, और जल के कणों के बीच में क्या पाया जाता है? थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है। तो जब हम चीनी को उसमें मिलाते हैं तो चीनी के कण जल के कणों के बीच में क्या हो जाते हैं? उस खाली जगह में व्यवस्थित हो जाते हैं। अगला, पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है। विसरण का मतलब होता है फैलना या बहने का गुण। तो ठोसों में सबसे कम होता है, उसके बाद द्रव में से थोड़ा ज्यादा होता है, तो गैसों में सबसे ज्यादा होता है। अगला, खाना बनाने वाली गैस की गंध किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होती है। तो जो खाना बनाने वाली गैस है उसके अंदर एथाइल मरकैप्टन पाया जाता है, जिसके अंदर हमें के कारण हमें उसकी गंध महसूस होती है। अगला, जब वाष्प क्या होता है? संघनित होता है। जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है? देखो, जब वाष्प संघनित होगी तो शीतलता या ठंडक प्रदान करेगी, और जब शीतलता या ठंडक प्रदान होगी मतलब उसका ताप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगला, बर्फ के टुकड़े को गर्म करने पर वह क्या होता है? पिघलने लगता है। सही बात है, वह क्या होता है? पिघलने लगता है, किंतु तापक्रम क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो ऐसी स्थिति में दी गई ऊष्मा कहाँ चली जाती है? तो देखो, पहला ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है, बिल्कुल सही है। तीसरा, गर्म की जा रही सामग्री में छुपी रहती है, ये भी सही है, यानी उपयुक्त सभी कथन सही है। और इस ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला, बर्फ जल के ऊपर तैरता है, क्यों? तो हमने चैप्टर की व्याख्या के दौरान पढ़ा था, जब भी किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? जल के घनत्व से कम होता है, तो ऐसी स्थिति में वस्तु क्या करती है? तैरती है ना। और जब घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा हो जाता है, जब किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा हो जाता है तो वो क्या होती है? डूब जाती है। तो बर्फ का टुकड़ा अगर जल के ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या है? कम है। ठीक है। अगला, तो ये आपके कुछ अभ्यास थे, काफी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की। पहला है,
पदार्थ को परिभाषित कीजिए। तो देखो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाती है? द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। और पदार्थ की कितनी अवस्था है? पदार्थ की 5 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 5 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला, स्विमिंग पूल में जो गोताखोर है वो गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? यानी जब गोताखोर या तैराक पानी के अंदर तैर रहा होता है तो अपने हाथों से पानी को काट पाता है, अलग कर पाता है, तो इससे पदार्थ का कौन सा गुण हमें दिखाई देता है? तो देखो, पहला, पानी के कणों के बीच में क्या होती है? दूरी अपेक्षाकृत ठोस की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण उनके बीच में क्या पाया जाता है? पदार्थ के कणों के बीच में, जल के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान पाया जाता है। ये पहला हमें विशेषता दिखाई देती है। दूसरी, जल के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या होता है? कम होता है, इसी कारण से गोताखोर पानी को अपने हाथों से अलग कर पाता है। ठीक है। अगला, पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें बाहरी बल के अधीन होने पर भी अपना आकार बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, जिसका आकार निश्चित होता है। तो वो कौन सा पदार्थ होता है? ठोस पदार्थ। अगर उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है एक सीमा तक, तो ऐसी स्थिति में ठोस पदार्थों का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। अगला, पदार्थ के कणों की विशेषता बताइए। तो देखो, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? सबसे पहली विशेषता है उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरी, पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल के कारण। तीसरा, पदार्थ के जो कण है वो निरंतर कैसे होते हैं? निरंतर वो गतिशील अवस्था में होते हैं। और अगला, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं और उन्हें साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो ये पदार्थ की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलनांक को परिभाषित कीजिए। तो गलनांक का मतलब क्या है? वो तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ किसमें बदलता है? कोई ठोस पदार्थ पिघल कर किसमें बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। तो उस तापमान को कहते हैं उसका गलनांक बिंदु। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल कर क्या बनता है? द्रव बनता है, यानी बर्फ का पानी में बदलना। तो वो उस तापमान को हम क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। तो वो तापमान कितना होगा? वो तापमान होगा 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जिस पर बर्फ क्या होगी? बर्फ पिघल कर किसमें बदलेगी? पानी में। अगला, क्वथनांक को परिभाषित कीजिए। तो वह तापमान जिस पर कोई द्रव जैसे पानी क्या होता है? उबलने लगता है। जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है उस तापमान को कहते हैं क्वथनांक। जैसे जल के लिए कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर जल क्या होता है? उबलना या भाप बनना शुरू हो जाता है। अगला, संपीड़ितता से आप क्या समझते हैं? तो हम जानते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होती है? रिक्त स्थान या खाली जगह होती है। जब भी उस पर कोई बाह्य बल या बाह्य दबाव लगाया जाता है तो उस बल के कारण ये कण क्या हो जाते हैं? पास पास आ जाते हैं। तो पदार्थ के कणों का ये पास पास आना ही क्या कहलाता है? संपीड़ितता कहलाता है। दाब के कारण पदार्थ के कणों का पास पास आना ही क्या कहलाता है? संपीड़ितता कहलाता है। द्रवों और गैस के अंदर सबसे ज्यादा संपीड़ितता पाई जाती है, जबकि ठोस में जो संपीड़ितता है वो कैसे होती है? बिल्कुल नगण्य, क्योंकि ठोस के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो बहुत ही नगण्य, न के बराबर होता है। और इसी कारण से ठोसों का आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? दोनों ही निश्चित होते हैं। और इस संपीड़ितता गुण के कारण ही हम अधिक आयतन वाली गैस को इसमें कम आयतन वाले सिलेंडर में भर पाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला, रुई ठोस है लेकिन फिर भी पानी पर तैरती है, क्यों? तो देखो, कपास में क्या होता है? कपास या रुई में बहुत बड़ी संख्या में छिद्र होते हैं, जिसमें क्या होती है? हवा फंस जाती है, इसीलिए उसका घनत्व कम हो जाता है और आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है तो ऐसी स्थिति में वो तैरती है। लेकिन जब इसी कपास में पानी भर जाता है कि छिद्र पानी से भर जाते हैं तो उसका घनत्व जल के घनत्व से ज्यादा हो जाता है, और ऐसी स्थिति में रुई फिर क्या होती है? डूबने लगती है। ठीक है। अगला, कमरे के तापमान पर पानी तरल क्यों होता है? तो देखो, पानी को अगर भाप बदलना है तो वो पानी की 2 स्थिति है, या तो ये भाप बन सकता है या क्या बन सकता है? बर्फ। तो बर्फ बनने के लिए कितना तापमान चाहिए? कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस से कम, और भाप के लिए 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। और एक साधारण कमरे का जो तापमान है वो कभी भी इतना नहीं हो सकता कि वो या तो 0 डिग्री से बहुत ही कम हो सकता है और ना ही 100 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। तो इन दोनों ही स्थितियों में या तो पदार्थ के
जल को किसमें बदलना पड़ेगा, भाप में या फिर बर्फ में। और इस दोनों ही स्थितियों में उसके बीच का जो अंतराणु का आकर्षण बल है वो या तो कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि पानी बर्फ में बदल रहा है तो अंतराणु का आकर्षण बल बढ़ेगा, और यदि भाप में बदलना है तो क्या होगा, अंतराणु का आकर्षण बल कम होगा। वो कमरे के तापमान पर इतनी गर्मी नहीं है और न ही इतनी ठंडक है कि ये पानी की अवस्था को बदल दे। इसी कारण से एक साधारण कमरे के तापमान जो पानी है वो तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, तो देखो हम सब जानते हैं कि जो हवा है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हवा एक प्रकार का गैसीय माध्यम है और हवा के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही कम या न के बराबर होता है। इसीलिए बहुत कम बाह्य बल से भी हम क्या कर सकते हैं, उस आकर्षण बल को हटा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जबकि बात करें ठोस लकड़ी की, तो ठोस लकड़ी में कणों के बीच में बहुत ही ज्यादा आकर्षण बल होता है और वो मजबूती से एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और इसी मजबूत आकर्षण बल के कारण ठोसों की संरचना कैसी होती है, दृढ़ होती है। और इसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होगी, बल की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। यही दोनों में प्रमुख अंतर है, कारण है। अगला, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। देखो आप सब जानते होंगे सूत्र क्या होता है, केल्विन ताप इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पर किसमें बदलना है, सेल्सियस में, तो प्लस का 273 आ जाएगा इधर माइनस में। तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। तो 300 में से 273 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। और 573 में से 273 घटा देंगे, कितना आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। पहला है 250 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो हमें पता है कि जल के साथ दो स्थिति संभव है। जब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होगा तो ये भाप के रूप में, और जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो ये बर्फ के रूप में। तो देखो 250 डिग्री 100 से ज्यादा है तो इस स्थिति में ये भाप के रूप में होगा। दूसरा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बर्फ में। और यहाँ पर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। देखो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये भाप में बदलना या उबलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये किसमें होगा, जल वाष्प के, यानी कुछ भाग जल के रूप में हो सकता है और कुछ भाग वाष्प के रूप में भी हो सकता है। ठीक है। पूर्णतः ये न तो जल होगा न ही पूर्णतः भाप होगा। अगला, गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। देखो गर्मी के दिनों में क्या होता है, वायु में जो नमी या आर्द्रता है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और तापमान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और हम जानते हैं कि जब आर्द्रता कम और तापमान ज्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में जो वाष्पीकरण की दर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि तापमान के बढ़ने और आर्द्रता में के घटने पर वाष्पीकरण की दर में क्या होती है, वृद्धि। और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होती है, शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर के अंदर से जो ठंडी हवा है वो कमरे में फैलकर हमें क्या प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। अगला, तापमान को केल्विन में बदलिए। अभी हमने देखा था केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, 273 को जोड़ना है तो 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। और 373 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 646 केल्विन। अगला, ऊर्ध्वपातन से क्या समझते हैं। तो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ठोस पदार्थ होते हैं, जिनको गर्म करने पर वो ठोस से सीधे गैस में और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। वो बीच की जो अवस्था है द्रव की, उसमें परिवर्तित नहीं होते। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, है ना, फिर नेफ्थलीन हो गया। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन की क्रिया दर्शाते हैं। अगला, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो वाष्पीकरण का मतलब है कि किसी भी पदार्थ का या किसी भी द्रव पदार्थ का किससे, कवतनांक से कम ताप पर किसमें बदलना, भाप या वाष्प के रूप में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ध्यान से सुने, किसी भी द्रव पदार्थ का उसके कवतनांक से कम ताप पर किसमें बदलना, वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, उसका वाष्पीकरण कहलाता है। अगला, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे आपने देखा होगा, एक कपड़े को आप बिना फैलाए सुखाते हैं और एक कपड़े को फैला के सुखाते हैं। तो जब आप कपड़े को फैला के सुखाते हैं तो वो आसानी से बहुत ही जल्दी सूख जाता है, क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है। अगला, तापमान में वृद्धि। सीधी सी बात है कि तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी, और तापमान
के कारण क्या होता है, कणों के बीच की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और इसी कारण से वो आसानी से गति कर पाते हैं। इसी कारण से जब तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब है वायुमंडल में पहले से जल का जल वाष्प के रूप में मौजूद होना। तो यदि हवा में पहले से आर्द्रता है तो ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है वायु की गति। तो सिंपल सी बात है, यदि वायु की गति तेज है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, तेज होगी। जैसे आपने एक बहुत तेज हवा वाले दिन में कपड़े सुखाते हो और एक जिस दिन हवा न के बराबर है उस दिन कपड़े सुखाते हो, तो आप देखेंगे कि जिस दिन हवा ज्यादा होती है उस दिन कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, बहुत ही फटाफट। तो इस प्रकार ये कुछ कारक हैं जो वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला, 1 किलो कपास और 1 किलो रेत कौन अधिक सघन है और क्यों? देखो, कपास की तुलना में जो रेत है वो अधिक सघन है। क्यों? क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा था D = m/v, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। जिसका आयतन ज्यादा होगा उसका घनत्व कम होगा और जिसका आयतन कम होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो यहाँ पर कपास के लिए जो आवश्यक आयतन है वो क्या है, रेत से अधिक है। और जब आयतन अधिक है तो कपास का घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि घनत्व और आयतन एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। वही बात करें रेत की, तो रेत के लिए आयतन कम है तो घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला, एक गुब्बारा धूप में रखने पर कुछ समय के बाद फट जाता है, क्यों? देखो, गुब्बारे में क्या भरी होती है, हवा भरी होती है, और जब गुब्बारे को धूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, गर्म। जब गुब्बारा गर्म होगा तो उसके अंदर की हवा भी क्या हो जाएगी, गर्म। जब हवा गर्म होगी तो उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। जब ऊर्जा मिलेगी वो तेजी से क्या करेंगे, कंपन करेंगे, जिससे वो गुब्बारों की दीवारों पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे, और इस बल के कारण गुब्बारे का क्या होगा, विस्तार होगा और गुब्बारा फट जाएगा। अगला, द्रवों और गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है लेकिन ठोसों को करना कठिन होता है, क्यों? तो देखो, हमें पता है कि द्रवों और गैसों के बीच में जो अंतराण्विक स्थान है वो ठोसों की तुलना में ज्यादा होता है, और जब इन पर गैसों और द्रवों पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उनके अणु करीब आ जाते हैं, यानी पास पास आ जाते हैं, और उनके बीच की जगह क्या हो जाती है, कम। लेकिन ठोस के मामले में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ठोस के कणों के बीच में जो अंतराण्विक स्थान है वो बिल्कुल न के बराबर होता है। इसी कारण से आप बाहर बल लगाकर उनको समीप नहीं ला सकते। अगला, बर्फ से भरे कांच के पात्र की बाहरी सतह पर जल की बूंदें एकत्रित क्यों दिखाई देती है? तो होता क्या है कि वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है वो पात्र की ठंडी जो बाहरी सतह है उसके संपर्क में आकर क्या हो जाता है, जो जल वाष्प है वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों के रूप में वहां पर इकट्ठा हो जाता है। अगला, स्पंज ठोस है लेकिन हम इसे अभी भी संपीड़ित कर सकते हैं, क्यों? देखो, सही बात है कि स्पंज ठोस है लेकिन इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र मौजूद होते हैं, और जब हम स्पंज को दबाते हैं तो इन छिद्रों में मौजूद जो हवा है वो बाहर निकल जाती है, तो इसीलिए इसे हम संपीड़ित करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अगला, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो क्या होता है, घड़े के अंदर बहुत छोटी छोटी संख्या में क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत बड़ी संख्या में छिद्र मौजूद होते हैं, जिनसे बाहरी जो पानी है वो बाहर की ओर क्या होता है, लगातार रिसता रहता है, और इस बाहर निकल रहे पानी का लगातार क्या होता है, वाष्पीकरण। और इसी तरह मटके के ऊपर पानी क्या होता है, बाहर आता रहता है, और वाष्पीकरण में जो कम हुई ऊर्जा है वो कम हुई ऊर्जा की पुनः भरपाई मटके और उसमें बचे जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में होती है। वाष्पीकरण के कारण जो ऊर्जा में कमी हुई है उस ऊर्जा की भरपाई घड़े के अंदर जो मौजूद जल है उससे की जाती है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसीलिए घड़े और जल से क्या होती है, उष्मा अवशोषित होती रहती है और लगातार क्या होता है, वाष्पीकरण, और इसी वाष्पीकरण के कारण घड़े का जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगला है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होती है? तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का मतलब है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक से कम दाब पर गैस में बदलने के लिए जो उष्मा आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वायुमंडलीय दाब पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अगला, संलयन की गुप्त उष्मा को क्या कहते हैं, को परिभाषित कीजिए। तो गलनांक की गुप्त उष्मा क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी आवश्यक उष्मा चाहिए उसे क्या कहते हैं, संलयन की गुप्त उष्मा। अगला, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों होती है? तो देखो, हम जानते हैं कि जो लोहे पदार्थ होते हैं, जैसे लोहे की अलमारी है, तो लोहे का जो गलनांक बिंदु है वो बहुत ही अधिक होता है, कमरे के ताप से बहुत ही अधिक होता है, और कभी भी कमरे का तापमान इतना संभव नहीं है कि वो लोहे के गलनांक बिंदु तक पहुंच जाए। और जब लोहे की अलमारी ठोस है तो निश्चित रूप से इसका निश्चित आकार और क्या होता है, आयतन होता है, और ये काफी दृढ़ होती है। इसी कारण
कमरे के ताप पर इसकी आकृति आकार में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये अपनी मूल अवस्था में ही बनी रहती है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उन सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल गोविंद लेक्चर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की नोट्स और क्लासेस और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।